विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आज शिक्षा दर्शन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की एक विधा है। शिक्षा दर्शन दो विषयों का एक संयुक्त उपक्रम है। शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों का एक संयुक्त विषय के रूप में शिक्षा दर्शन है। दर्शन की बात अगर हम करें, शिक्षा की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है और दर्शन उससे किस तरह से जुड़ा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। दर्शन को अगर देखा जाए तो दर्शन मनुष्य की चिंतन की उच्चतम सीमा है। जो मनुष्य जहाँ तक सोच सकता है वो उच्चतम सीमा दर्शन होता है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, करणीय और अकरणीय कर्मों की तार्किक विवेचना की जाती है, वो दर्शन होता है। सबसे पहले हम दर्शन के बारे में जानेंगे। तो दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि और सृष्टा, आत्मा और परमात्मा, जीव और जगत, ज्ञान और अज्ञान, करणीय और अकरणीय कर्मों की तार्किक विवेचना की जाती है दर्शन में। एक उपनिषद में एक चीज़ कही गई है, दृश्यते अनेन इत दृश्यते अनेन इत दर्शनम। अर्थात जिससे देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। यहाँ देखने का मतलब वास्तविक स्वरूप को देखने की बात होती है। दर्शन की एक परिभाषा पर हम चर्चा करते हैं। जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनके अनुसार दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन जी ने कहा था कि दर्शन वह है जो सत्य के स्वरूप की तर्कों के आधार पर विवेचना करता है। अगर हम दर्शन के अर्थ की बात करते हैं तो दर्शन को संस्कृत में दृश्य धातु से लिया गया है। दृश्य धातु से दर्शन बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन होता है। और दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलास और सोफिया। जो लैटिन भाषा का यानी अंग्रेजी का जो फिलॉसफी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलास और सोफिया। फिलास का अर्थ होता है यहाँ पर प्रेम और तथा सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान या फिलास का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। फिलास का अर्थ होता है प्रेम। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में फिलास को प्रेम कहते हैं और सोफिया को ज्ञान कहते हैं। तो फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलास और सोफिया। फिलास जो ग्रीक भाषा का शब्द है उसका अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया जो शब्द है उसका अर्थ होता है ज्ञान या अनुराग। इस तरह से
फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम या अनुराग, ज्ञान से प्रेम या अनुराग। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो की एक डिफिनेशन, एक परिभाषा की चर्चा करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो कहते हैं पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। एक और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु ने भी कहा है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ये कथन अरस्तु का था, जो प्लेटो के शिष्य थे। और इसके अलावा काम्टे थे। काम्टे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ऐसा फिस्टे का मानना था। और काम्टे कहते हैं दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये फिस्टे कहते हैं। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ऐसा फिस्टे कहते हैं। और दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ऐसा काम्टे कहते हैं। काम्टे का कहना है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। तो फिस्टे क्या कहते हैं? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान है। और काम्टे कहते हैं फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ये इनका मानना है। लेकिन अगर हम इसकी विस्तृत चर्चा करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, करणीय अकरणीय कार्यों की तार्किक विवेचना की गई है। तो ये संपूर्ण परिभाषा हो जाती है। दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य और मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, करणीय अकरणीय कार्यों की तार्किक विवेचना की जाती है। अब हम दर्शन के क्षेत्र की बात करें, दर्शन के भाग की बात करें, तो किसी भी दार्शनिक विचारधारा को जानने के लिए उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है तत्व मीमांसा। पहला भाग क्या होता है? तत्व मीमांसा, जिसको कहते हैं मेटाफिजिक्स, अंग्रेजी में जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। दूसरा होता है ज्ञान मीमांसा। और तीसरा होता है आचार या मूल्य मीमांसा। आचार या मूल्य मीमांसा। इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा को और एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा को कहा जाता है। अब ये इन 3 तत्वों के आधार पर, इन 3 वर्गीकरण के आधार पर संपूर्ण दर्शन का हम अध्ययन करते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, सत्ता, ईश्वर, जीवन मरण आदि बिंदुओं की चर्चा, किसी भी दर्शन में, चाहे हम भारतीय दर्शन पढ़ेंगे या पाश्चात्य दर्शन, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, इनको पढ़ेंगे,
इनकी सबसे हम पहले तत्व मीमांसा की चर्चा करते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत इस ब्रह्मांड की बात करी जाती है। ब्रह्मांड में आत्मा परमात्मा की बात, सृष्टि सृष्टा की बात, जीव जगत की बात और जीवन मरण करणीय अकरणीय चीज़ों की बात चर्चा की जाती है। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत इसकी चर्चा की जाती है। तत्व मीमांसा के बाद ज्ञान मीमांसा की बात आती है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत मानव बुद्धि, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की विधियाँ, ज्ञान के साधन और सत्य असत्य की चर्चा की जाती है। इसके बाद आता है आचार्य या मूल्य मीमांसा, जिसको एक्सियोलॉजी कहते हैं। एक्सियोलॉजी में नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र पर चर्चा की जाती है। मानव के व्यवहार की चर्चा की जाती है, उसके करणीय कार्यों की चर्चा की जाती है। ये आचार्य या मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये वर्गीकरण होता है। दर्शन के भाग हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। इसके बाद हम संबंध पढ़ते हैं कि क्या संबंध है दर्शन और शिक्षा के बीच में। दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंध की हम चर्चा करते हैं। तो दर्शन और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। दर्शन क्या है? जो इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन पर विचार करता है। ये दर्शन का काम है। लेकिन ये उद्देश्य कैसे प्राप्त होंगे, इसमें शिक्षा उसकी सहायता करती है। एक तरफ दर्शन तो अंतिम उद्देश्य की चर्चा करता है, लेकिन ये उद्देश्य कैसे प्राप्त होंगे, इसके लिए शिक्षा सहायता करती है, शिक्षा हमारा सहयोग करती है। रास महोदय ने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। ये संबंधों पर चर्चा है, एक दूसरे को दोनों प्रभावित हैं। अब हम अगर प्रभाव की बात करें तो दर्शन शिक्षा को किस तरह से प्रभावित करता है और शिक्षा दर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है, तो दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव की हम चर्चा करते हैं। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, अगले स्टेप पर हम पढ़ते हैं दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव की बात करते हैं तो दर्शन सबसे पहले प्रभावित करता है शिक्षा के संप्रत्यय के निर्धारण में, कि शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट के निर्धारण में दर्शन प्रभाव डालता है। और इसके बाद शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में, शिक्षा की पाठचर्या के निर्धारण में, शिक्षण विधियों के निर्धारण में, अनुशासन के निर्धारण में, शिक्षक शिक्षार्थी की सोच में, विद्यालय के परिवेश के निर्धारण में, इन विभिन्न मुद्दों पर दर्शन प्रभाव डालता है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जैसी होती है, उस शिक्षा व्यवस्था के निर्धारण में उस देश के दर्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जहाँ जिस देश का दर्शन जैसा होगा, वहाँ शिक्षा संपूर्ण रूप से उसी तरह से प्रभावित होगी। और जब शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होंगे तो पाठचर्या प्रभावित होगी, शिक्षण विधियाँ प्रभावित होंगी, शिक्षक शिक्षार्थी प्रभावित होगा, अनुशासन प्रभावित होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम जान लें कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में अनुशासन को लेकर दूसरी धारणा थी। शारीरिक दंड का निषेध किया जाता था, लेकिन मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शारीरिक दंड दिया जाता था। तो जहाँ पर जैसा दर्शन होता है, जैसी विचारधारा होती है, वैसे ही शिक्षा व्यवस्था वहाँ पर प्रभावित होती है। और अगर शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव की चर्चा करें, शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है, तो दर्शन शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। बिना शिक्षा के दर्शन का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक दर्शन के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षा का होना जरूरी है। इसके साथ साथ शिक्षा जो होती है वो दर्शन को जीवित रखती है,
फिर शिक्षा जो होती है वो दर्शन के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का कार्य करती है। शिक्षा जो शिक्षा होती है वो दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराता है और शिक्षा दर्शन को गतिशील रखता है। इस तरह से शिक्षा दर्शन को प्रभावित करता है। हेंडरसन महोदय ने कहा है कि शिक्षा दर्शन, अब शिक्षा दर्शन की हम बात करें, शिक्षा दर्शन की बात करें तो हेंडरसन महोदय कहते हैं कि शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है, शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यय, उद्देश्यों, पाठचर्या, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक शिक्षार्थी और विद्यालय से संबंधित अन्य समस्याओं के संदर्भ में कई दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। शिक्षा दर्शन की परिभाषा जो एंडरसन की है उसके आधार पर शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। एंडरसन ने क्या कहा? शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं में दर्शन का प्रयोग है, ये शिक्षा दर्शन है। और हम एक और परिभाषा देना चाहें तो शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा की पाठचर्या, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, शिक्षक शिक्षार्थी और विद्यालय से संबंधित अन्य शिक्षा संबंधी समस्याओं के संदर्भ में अन्य दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम शिक्षा दर्शन की प्रकृति की बात करें, शिक्षा दर्शन के प्रकृति की बात करें तो पहली प्रकृति हो सकती है कि शिक्षा दर्शन दो विषयों को मिलकर बना है, शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र का सम्मिलित संयुक्त उपज है। दूसरी चीज़ है यह तर्क प्रधान तर्कशील है, शिक्षा दर्शन में तर्क के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तीसरी चीज़ शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक समाधान करता है, ये इसकी प्रकृति है। अगर आवश्यकता एवं महत्व की बात करें, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा शिक्षा दर्शन में किया जाता है, इसलिए भी इसकी आवश्यकता है। दूसरी है मानव जीवन के उद्देश्यों और उसको प्राप्त करने के उपायों की चर्चा इसमें की जाती है। तीसरी बात करेंगे कि पाठचर्या संबंधी ज्ञान की चर्चा इसमें की जाती है, शिक्षण विधियों से संबंधित चर्चा की जाती है और अनुशासन संबंधी चर्चा की जाती है, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध में चर्चा की जाती है, विद्यालयों के स्वरूप संबंधित चर्चा की जाती है। इस तरह से ये शिक्षा दर्शन का आवश्यकता एवं महत्व है। शिक्षा दर्शन में हम आगे जो हमारे देश के दर्शन हैं और इसके साथ साथ जो पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य दर्शनों में सबसे पहले सबसे प्राचीन दर्शन की बात करते हैं जिसका उदय यूनान से होता है, जो आज वर्तमान में ग्रीस नाम से जाना जाता है और प्लेटो और अरस्तु इन विचारकों के द्वारा प्रकट होता है, वो है आदर्शवाद। आदर्शवाद के प्रमुख विचारक प्लेटो होते हैं। आदर्शवाद के बाद हम बात करेंगे प्रकृतवाद की, जो रूसो प्रमुख विचारक थे। प्रकृतवाद के बाद प्रयोजनवाद, जो अमेरिका की विचारधारा थी, जिसके चार्ल्स सेंडर पियर्स और विलियम जेम्स जिसके प्रमुख विचारक थे यानी प्रवर्तक थे, जॉन डीवी प्रमुख विचारक थे। इसके बाद हम बात करेंगे यथार्थवाद की, अरस्तु जिसके प्रमुख विचारक थे। इस तरह से हम पाश्चात्य विचारधाराओं को पढ़ेंगे और पाश्चात्य विचारधाराओं के बाद हम सांख्य दर्शन, जो भारतीय सबसे प्राचीन भारतीय विचारधारा है, दर्शन है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के बाद वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन जिसके प्रतिपादक कपिल जी थे। इसके बाद वेदांत दर्शन शंकराचार्य जी का। इसके बाद हम पढ़ेंगे योग दर्शन। योग दर्शन के साथ साथ ही हम अन्य भारतीय दर्शनों को पढ़ेंगे और भारतीय विचारकों को भी पढ़ेंगे। भारतीय विचारकों में आपके गांधी जी, विवेकानंद जी, टैगोर जी, अरविंद जी, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।